मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को सच बोलने की सजा न दी जाए। पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। अगर मेरे इस्तीफा देने से उनके जख्म जो है उस पर मरहम रखा जा सकता है तो बिस्मिल्लाह। करप्शन करप्शन करप्शन, सिर्फ ऑपोजिशन के ट्रायल्स हो रहे हैं, जीरो जस्टिस रिफॉर्म है। नैब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में घुस जाती है। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं। खतरा टला नहीं है। जितनी तेजी से ये वैक्सीन लगती चली जाएगी उतनी ही हमें इस खतरे से हिफाजत मिलती चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिनजात, इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। मेरे साथ हस्ब मामूल मेरे सीनियर साथी मोहतरम सलीम बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे दूसरे सीनियर साफ़ी अंजम रशीद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और हमारे नौजवान साथी जावेद इकबाल साहब। आज हमारे पास 4 मौज़ूआत हैं। मरीम नवाज़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब किया और उसमें कश्मीर के हवाले से और अमेरिका के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें शौकत सिद्दीकी का जो मुकदमा ज़ेर समात है उसके बारे में जिन ख़यालात का इज़हार किया उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह थी। वो ये कहना चाह रही हैं ग़ालिबन जजेस को जो समात कर रहे हैं कि आज शौकत सिद्दीकी आपके सामने मौजूद हैं, कल ऐसा ना हो कि इन हालात की बिना पर आप भी इसी सूरत हाल का सामना करें। जो तीसरी स्टोरी हमारे पास है वो कोरोना वैक्सीन के हवाले से हुकूमत का दावा है हमने 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। देखते हैं किस हद तक ये दावा दुरुस्त है। और आज की आखिरी कहानी, आखिरी स्टोरी, आखिरी मौजू, आग, तपता हुआ सूरज, गर्मी, लू और लोगों का कामों पे जाना, बच्चा का स्कूलों में जाना, इस पे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं हमारे साथी। मैं शुरू करूँगा आपसे अंजम साहब, आप शुरू कर दीजिए। ये जो अमेरिका के बारे में और कश्मीर के बारे में मोहतरमा ने फरमाया, क्या कहेंगे आप? सर, मैं मोहतरमा की आज की जो तकरीर है, आज की जो मीडिया से गुफ्तगू है, मैं एक प्राइम मिनिस्टर की आइंदा कैंडिडेट की ज़ुबान देख रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप के 2 कैंडिडेट हैं। एक है मुफाहमत और इदारों के साथ मुफाहमत के ज़रिए आइंदा वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने वाले शहबाज शरीफ, और दूसरी उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी के बगैर जलसे करके इदारों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का ऐलान करके वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करने वाली जो है वो मरीम नवाज़ हैं। मरीम नवाज़ ने जो है आज शौकत सिद्दीकी जो जज साहब है वो इदारों के ख़िलाफ़ एक अलामत के तौर पर उन्होंने उसे इस्तेमाल किया है और वो कि PDM के नाम पर इदारों के खिलाफ बयानिए की बुनियाद पर बड़े जलसे करके अपनी ताकत का मुजाहरा करें और जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी तरफ अटैक करें। लेकिन ये फैसला इलेक्शन से पहले होना है कि मुस्लिम लीग का जो उम्मीदवार है वो क्या समझता है कि मुफाहमत के जरिए शहबाज शरीफ के साथ मिलकर वो इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं या इदारों से लड़कर जो है वो इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल जो है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग का रिवायती कैंडिडेट है वो शहबाज शरीफ की तरफ अटैक्ट होगा। वो इदारों से मुफाहमत के जरिए और उनसे मिली भगत करके इक़्तिदार में आने की कोशिश करेगा और मरियम की मज़ाहमत के लिए उम्मीदवार कोशिश नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं इसमें? उनका कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बात ये है कि खान साहब मरियम नवाज शरीफ साहबा को ये बातें ज़ेब नहीं देती। अफ़गानिस्तान के इशू पर अमरीकी अड्डों के हवाले से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियली 1 नहीं 2 नहीं कई दफ़ा स्टेटमेंट आ चुकी है और इसमें कोई किसी किस्म का कोई डाउट है ही नहीं है। तो इसलिए इस बात का करना इंतहाई नामुनासिब है। क्यों? इसलिए कि बात यह है कि पाकिस्तान ने एक डिसाइड कर लिया है और ये आपको भी पता है, सबको भी पता है कि पाकिस्तान ने क्लियरली अमेरिकन्स को एक बात कह दी है कि पाकिस्तान कभी भी आपको ये अड्डे नहीं देगा। उसकी मेन वजूहत 2 ही हैं, इस पर लंबी बात नहीं मैं करना चाहता। एक, अफ़गान तालिबान जिन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान शुड नॉट टेक अ रिस्क ऑन इट, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 3, पाकिस्तान के देखें चाइना के साथ भी ताल्लुकात है ना, चाइना वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारी एपिसोड में। और तीसरी और चौथी बात जिसको मैं कहता हूँ कि अमेरिका ने खुद स्टेटमेंट क्या दी है कि इट इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान, हम अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, काज़किस्तान है, ताजिकिस्तान है, उधर भी तकरीबन वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस पर अभी मेरा ख्याल है
कि हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान के रियासती इदारे इस पर काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात होगी। और कश्मीर वाली बात अब पुरानी हो गई है, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी है, इस पे बात करने की कोई तुक नहीं बनता। आपके सामने है कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, उसे रिवर्स किया। आज किसी किस्म का ना सौदा हो रहा है ना डायलॉग हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करनी चाहिए। बहुत साहब, हमारे जो दो दोस्तों का मौक़िफ़ है, एक का ये तो मौक़िफ़ है कि ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए, ये सवाल करना ही गलत है। एक दोस्त का मौक़िफ़ है सवाल इसलिए कर रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के बारे में ये अगर हुकूमत से कहा जाए कि वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट फ्लोर दे, और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाए कि पॉलिसी स्टेटमेंट दे अमेरिका के बारे में कि अड्डे दे रहे हैं, ये गैर सर वो फॉरेन मिनिस्टर ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जी खान साहब, इसमें मेरे ख्याल से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये जो अड्डे देने की बात है, इसके लिए जो कंट्रोवर्शियल ये इशू बना है उसकी दो वजूहत हैं। एक वो स्टांस है जो हमारी हुकूमत के एहलकार ले रहे हैं, जिनमें शामिल कुरैशी साहब का जिक्र किया जावेद साहब ने। एक वो मौक़िफ़ है जो अमेरिकन एहलकार और अमरीकी मीडिया ले रहा है। अमरीकी मीडिया और बार बार एक दफ़ा नहीं, और जितने भी रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन है, वो ये कह चुके हैं कि जो मुआहदा हमारा 2002 में हुआ था उसके तहत हम पाकिस्तान से फैसिलिटेशंस मांग रहे हैं फॉर आवर मॉनिटरिंग एंड आवर ऑफेंसिव इन अफ़गानिस्तान। इसके बारे में हमने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान सुन लिया। जो मरियम कह रही हैं वो ये है कि चाहे वो इशू अड्डों का हो, चाहे वो इशू कश्मीर का हो, जो प्लेटफॉर्म है सियासत का, जो मुल्क का, रियासत का, वो है नेशनल असम्बली। उसमें इनके ऊपर कैटेगोरिक स्टेटमेंट और बयान आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। दो बातें याद रखिए। एक तो ये कि जो फैसिलिटेशन का नाम है ना, इसी फैसिलिटेशन ने हमसे 2 अड्डे दिलवाए थे, शमशी एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस। ये रियलिटीज़ हैं, ये ख्वाब की बातें नहीं हैं। उस वक्त भी फैसिलिटेशन कहा गया था, 2002 का मुआहदा निकाल के पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं था कि आप हमें 2 अड्डे देंगे, लेकिन ले लिए उन्होंने। लिहाजा अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। तब हम कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तालिबान की या किसी भी वारिंग फैक्शन की सपोर्ट करें। अब सूरत हाल ये है कि जो वहाँ रैम्पेज पर हैं, जो काबल को घेरे हुए हैं, जो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, वो कैटेगोरिक ज़बान में कह रहे हैं कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क में, जावेद साहब आपने भी मेरे साथ वो बयान पढ़ा था, अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने अमेरिका को किसी किस्म की फैसिलिटेशन दी तो उसे हम एक्ट ऑफ एनिमोसिटी करार देंगे। एक चीज़ ऐड कर लें इसमें, जो मैंने अपनी पहले भी बात की थी, तो इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि देखें, जब 2002 में पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन की बात की, उस वक्त चाइना वाला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ना कोई सीपैक था। चाइना भी और रूस भी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तालिबान को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अमेरिका की। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, ये तो आपकी अपनी सोच है ना, जो अपनी सोच आप मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं, जरा सुने गौर से मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह जावेद इकबाल ने कहा, चाइना फैक्टर पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जिस दिहाई में अफगानिस्तान का और रूस का इशू आया था और तालिबान का आया था, लेकिन आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। सी पैक जिसको हमने कहा गेम चेंजर है, जिसको हमने कहा कि गोल्ड माइन है, जिसको हमने कहा कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके ऊपर काम का हाल क्या है, चाइना का रिएक्शन क्या है, वो हम सबको पता है, और वो क्यों है वो भी सबको पता है। आपको 2-3 हवाले में जल्दी जल्दी दे दूँ। एक तो उन्होंने कहा था कि सी पैक के मुतालिक जो इन्वेस्टमेंट और कर्जे हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हमने वो जाके मुतालबे पर, IMF ने कहा हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे अगर आपने हमें ये ना बताया कि चाइना ने आपको किस कंडीशन के ऊपर लोन्स दिए हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो देख रहा है, वो भी मॉनिटर कर रहा है सूरत हाल में जो चेंज हो रही है अफगानिस्तान में। वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो उसका दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान जिसके साथ सी पैक है, वहाँ पर अमेरिका जो है वो धरना दे के बैठा हुआ हो, फ़ज़ाई एयर जो हमारी हदूद हैं उसको इस्तेमाल कर रहा हो, अटैक कर रहा हो। आपको याद होगा हमारे चीफ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो तो अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वहाँ से मिसाइल फेंकेंगे। आपको याद होगा एक मिसाइल जो गिरा था हमारे इलाके में और कितने लोगों की अमवात हुई थी और शहादत हुई थी, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तो फोरम बिल्कुल यही है कि वो बैठ के बात की जाए और अपोजिशन को इंगेज किया जाए। ऐसे नेशनल इश्यूज़ का फैसला यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये
कि इस प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके बारे में कैटेगोरिक बयान देना चाहिए कि हमारी इसके ऊपर पोजीशन क्या है। देखिए CIA का चीफ पाकिस्तान का दौरा करता भी, आपने क्यों खुफिया रखा उसको? अमेरिका के अखबारों में उसके बयान छप रहे हैं, पूरी दुनिया में उसके बयान छप रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, ना हमारी पार्लियामेंट को पता है। इस तरह के विजिट जरूरी नहीं है। बुखारी इनको साहब का publicize किया जावेद जाए। बुखारी साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मुझे देखो ना, पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम में मैंने इस दुख का इज़हार किया था कि जब उसामा वाला वाक़या हुआ, मैं पाकिस्तान से बाहर था। अब यकीन करो मैं अपने आप को इतना बेबस बतौर पाकिस्तानी महसूस कर रहा था। मेरे दोस्त ने, अपने बात से हमारे दोस्त ने बताया कि क्या हो रहा है, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मेरे मुल्क का प्रेसिडेंट, मेरे मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी मुझे कॉन्फिडेंस में तो ले के क्या हो रहा है। रात थी सारी यहाँ पे पाकिस्तान में, हम उधर जाग रहे थे। मुझे बताया अमेरिका के सदर ने कि मेरे मुल्क में क्या हुआ। और ये जो बात आप कर रहे हो ना, और जो बात बुखारी साहब ने की, बुखारी साहब कहते हैं कि अगर CIA का चीफ यहाँ पे आया है तो मेरा राइट है जानने के लिए कि वो क्या कह गया, वो क्यों मिला। ये नहीं, मैं इसमें थोड़ी सी एक बात जी हाँ, क्या मेरा खुफिया रखना पॉइंट चाहते हैं? सिर्फ इतना क्या- है क्या कि point है? अगर आया, अभी कोई बात तो नहीं हुई बात है ना। नहीं, आप समझ नहीं रहे। ये मैं क्या- चीज जब तक कोई जावेद एक्शन नहीं साहब, होगा, कोई जावेद बात जावेद नहीं साहब होगी, एक्शन तो नहीं, फिर जावेद वो साहब जो आप वाली बात है पार्लियामेंट के जावेद सामने आ साहब, जाएगी जावेद बात। साहब मेरी बात पूरी सुन लेना। क्या ये जरूरी है कि मुझे अमेरिका बताए कि उसका कौन सा चीफ पाकिस्तान में आया? ये मेरा हक नहीं है? क्या हमारे चीफ मेरा हक विजिट नहीं करते हैं, क्या उसको भी बिल्कुल पब्लिसाइज किया जाए? लिखते हैं अखबार, वहाँ के अखबार लिखते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं, आपके इल्म में नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ मेरे लिए में हो। खत्म हुई बात। मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मेरा ये राइट है कि मेरे मुल्क के साथ जो डायलॉग किसी का हो रहा है, बजाय मैं अमरीकी अखबार के जरिए पढ़ूँ, पेंटागन के जरिए मुझे इल्म हो, बराए मेहरबानी मुझे पाकिस्तानी के तौर पर कॉन्फिडेंस मिले। अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं, क्योंकि आपने मेरे वोट लेके, आप मेरे वोटरों की ताकत की बिना पर पार्लियामेंट में बैठे हैं। मेरा ये पॉइंट ये सिर्फ यह है कि मरियम जो कह रही है, मरियम की बात में एक वजन है। कश्मीर का मसला हो या अमेरिका से अड्डों का मसला हो, हमें अब कैटेगोरिकली न सिर्फ पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब टेलीफोन पर लोगों की बातें भी सुनते हैं। इस मामले में पाकिस्तान के अवाम को प्राइम मिनिस्टर साहब आप कॉन्फिडेंस में लें। एक जुमला मुझे कहने की इजाज़त दें। ये मैंने इसलिए कहा था कि अब ये रिपोर्ट तो हो चुका है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैंने इमरान खान से मिलना है, और इमरान खान रिफ्यूज टू मीट हिम। ये मुझे बाहर से पता लगा अमेरिका के अखबारों से। जावेद बड़ी बात है। देखो बात- जावेद, अच्छा, अगर ये देखें, बात सच्ची है, पता क्या अगर है, ये बात बड़ी सच्ची है, सिंपल है, बात सच्ची या झूठी की नहीं है। जो मुझे समझ आती है बात यह है कि इस तरह के सीक्रेट बिट जहां सीक्रेट क्या रह गया यार? इफ्तिखार साहब, जिस अमेरिका जगह में अखबार में पे खबर छपनी है, backdoor सीक्रेट रह गया। diplomacy चल रही होती ओह, है, उधर ये सीक्रेट क्या सारी रह गया? चीजें चलती जावेद, हैं। मेरा रोना यही है कि अगर तो अमेरिका उसके के अगले अखबारों दिन में आपकी छप रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई ओ भाई, ना, हिस्ट्री क्लैरिफिकेशन ऑफिशियल भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने भी दे दी है, फॉरेन मिनिस्टर ने भी दे दी है। उस वक्त आती है जब ये बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में इसकी नहीं, स्टेटमेंट आ पार्लियामेंट गई में नहीं है। आई। आई है पार्लियामेंट में, नहीं फॉरेन आई। मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं आई। पार्लियामेंट है सर। नो पार्लियामेंट में नहीं आई, अखबारात में आई है। सर, नहीं। अखबारात में आई है। क्या आप ये विजिट ये दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो भी सच कह रहे क्या हैं। सच कह रहे हैं? दोनों हम सच कह रहे हैं। हाँ, दोनों तुम सच कह रहे हैं। पाकिस्तान हो फिर। ओ भाई, इन्होंने तुम कहा पाकिस्तान की हुकूमत ये हो। कह रहे हैं कि शाह महमूद तुम पाकिस्तान ने, की पार्लियामेंट हो। सुन तो लो भाई, पाकिस्तान का इख्तियार हो तुम। ओ, सुन लो, ये कह रहे हैं कि शाह महमूद ने स्टेट का मौकफ पार्लियामेंट में कब? दे बहुत दिया। बाद में दिया है, सब दिया है। CIA के चीफ के विजिट के बारे में ये बात आप कर रहा हूं। दूसरी बात कर रहे हैं, वो अच्छा, ये बात अच्छा, नहीं कर मैं अच्छा, बाला जी, मेरी बात मैं इसका clear जवाब जो है वो ब्रेक मेरी के बात बाद clear दूंगा। है। मैं इस बहस में उलझने को बड़ी तैयार नहीं, important बहस है। किसी भी अपने कुलीग के साथ। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए पाकिस्तानी। आई एम ए वोटर, आई एम ए पाकिस्तानी। मेरा हर हक बनता है कि मेरे मुस्तकबिल का जो फैसला हो, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का जो फैसला हो, मेरे बच्चों के बच्चों का मुस्तकबिल का जो फैसला हो, मुझे उसका इल्म होना चाहिए। ख्वाजा साहब, ये था मेरा मौक़िफ़। अब मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है कि आपका वक्त हो गया ख़त्म। मेरा वक्त इसलिए खुदा न खास्ता ऐसा नहीं ख़त्म हुआ, इस प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त ख़त्म हुआ है। मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजा नज़ात। और अब हमारा मौजू है शौकत सदीकी की बरतरफ़ी के हवाले से उनकी पटिशन जो इस वक्त ज़ेर समात है उसके पर बात करेंगे। और ये बात भी आज मरीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा हाईलाइट हुई है। मरीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस को मुखातिब करके ये कहा है कि शौकत सदीकी की जो पटिशन है, जो उन्होंने अपनी मजबूरी का, अपनी महरूमी का आपको एहसास दिलाया है, आप उस पर गौर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कल इसी तरीके से शौकत सदीकी की तरह किसी और जज के सामने या किसी और बेंच के सामने बतौर एक दरख्वास्त गुजारने खड़े हों। जी बुखारी साहब, ये क्या मामला है? असल में पैगाम क्या है मरीम का
और कहना क्या चाह रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम को इस मौजू पर बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, इसके ऊपर तो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात का इशारा करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में PCO के तहत लोगों ने हल्फ उठाए थे। उस वक्त तो बहुत ठीक लग रहा था वो, अगर आपको याद हो, सब ने जो हुकूमत के साथ थे उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी कि कमाल हो गया ये। लेकिन उसके बाद ये नाक के ज़रिए चुनने पड़े सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, एक एक चीज़, और एक एक चीज़ वापस हुई। आज सबसे मातूब जजेस वो हैं जिन्होंने PCO के तहत हल्फ उठाया था। यही हाल इस वक्त भी है कि जुडिशरी की रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। ये एक सियासी मामला नहीं है, ये एक पिलर ऑफ द स्टेट का इशू है, उसकी प्रेस्टीज का इशू है। पहली बात तो ये कि इसको इस कदर कंट्रोवर्शियल होकर बाहर नहीं आना चाहिए था। यानी चाहे आप इसको कह लें कि शौकत अजीज़ को वो तकरीर नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की थी, अगर आपको याद हो। इसी तरह से काजी फायज़ ईसा का जब प्रोसीडिंग चल रही थी तो बाहर जिस तरह से प्रेस में रिपोर्ट हो रहा था या वो कोर्ट हो रहे थे, इसको अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन चूंकि हुकूमत वक्त जो है उसका हर स्पोक्स पर्सन, उसका हर वजीर और मशीर अपनी ड्यूटी समझता था कि जजों को जलील करना है, लिहाजा ये इशू हाईलाइट हो गए। वो इश्यूज़ जो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग तक रहने चाहिए थे, वो पब्लिक में डिबेट हो रहे हैं। ये अदलिया को वीक करने की साजिश कह लीजिए, बाई डिफ़ॉल्ट कह लीजिए, चाहे ये हुकूमत कर रही है तब भी गलत है, ये अपोजिशन कर रही है तब भी गलत है। मेरे ख्याल से हमारी अदलिया की प्रेस्टीज अगर रिस्टोर ना हुई तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि कोई मुआशरा नहीं चल सकता जहाँ पर जस्टिस सिस्टम इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए या इतना वीक हो जाए। देखें, मैं जावेद, इससे पहले कि आप अपना राय दें, मेरा ख्याल है मैं अपनी राय ना देता, बुरा तो नहीं मांग ना हाँ। सर, मैं बखर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि जजेस के मामलात को जिस तरीके से हमारे मुल्क में ज़ेर बहस लाया जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके से ये बात हुई तो फिर एक जज के कंडक्ट में और उसके कंडक्ट पर उठने वाले सवालात के बारे में जिस तरह की राय मैं और आप दे रहे हैं, हमारी क्या हैसियत है? ना हम माहिर हैं, ना हमें पता है, ना हमारे में इतनी कानूनी अक्ल है। मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं। अब बुखारी साहब की दूसरी बात कि अगर ये शुरू हो गया है तो इसमें एक जो पॉइंट जो मुझे समझ आता है, जिसमें मैं कन्विंस हो गया हूँ आहिस्ता आहिस्ता, कि दोनों जजेज जिनका नाम बुखारी साहब ने दिया है, अगर उनके साथ एक तरफा कोई ऐसा सलूक किया जा रहा है जो गैर मुनासिब है, तो फिर ये सवाल भी उठता है कि अगर वो बात ना कहें तो फिर कहाँ जाएं। जो मैंने खुद ही अपना सवाल पेश किया उसी को तजाद में उसका पेश कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मामला वहीं पर रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि एक आदमी जिसको आपने जिसकी आप बैशिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, जिसकी आप पब्लिक बैशिंग कर रहे हैं, जिसके उसके लिए फिर रास्ता क्या रह जाएगा? क्योंकि एक सेट ऑफ द जजेस हैं, ये 17 जजेस सारी दुनिया का और सारे मुल्क के और मुस्तकदीर का फैसला कर रहे हैं। कल ये 17 नहीं होंगे, कोई और 17 होंगे, मुमकिन है उस वक्त उनके सामने लीगल तरीक़ाकार, लीगल पॉइंट कुछ और हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इसको सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए, जज साहिबान को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि हमने किस हद तक इस मामले में अपना जो इनपुट है वो देना। जी, आप जब बात इफ्तिखार साहब और जो बुखारी साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, अदलिया वो इदारा है जो हमारी पूरी 22 करोड़ आम को इंसाफ देने की कस्टोडियन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अदारे को बहैसियत अदारा काम करना चाहिए। उसको मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, चाहे वो एडवाइजर्स हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, किसी को हक नहीं पहुंचता कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में इंटरफेयर करे या उन पे कोई कमेंट्स पास करे या उनको एडवाइस करे या भाषण दे। किसी को ये नहीं देता। और अगर कोई करता है तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया को बहैसियत अदारा एक्ट करना चाहिए। क्यों? इसलिए करना चाहिए कि इस रवश को ख़त्म होना चाहिए, चाहे कोई भी कर रहा है। ये रवश इसलिए ठीक नहीं जो आपने बात की कि इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारी अदलिया के साथ जब एक और पॉइंट भी है ना, उसका भी जवाब दे, जो बड़ी सी बात है। क्या जब मैं समझता हूँ कि मैं एक जज हूँ और मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और मेरे 17 जो दोस्त हैं जिन्होंने मेरा केस सुनना है, जिनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहते हो, तो फिर मेरे लिए तुम क्या रास्ता तजवीज़ करते हो? जस्टिस फायज़ ईसा वाले केस में बहैसियत अदारा उन्होंने क्या किया है?
आपके सामने है ना, सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने अगले ने फैसला कर दिया जिससे आपने जस्टिफाइड ईसा को एग्जोनरेट कर दिया। मैं यही बात करना चाहता हूं कि बहैसियत अदारा उनको अपनी प्रेस्टीज को, अपनी ऑनर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई अपोजिशन लीडर हो, चाहे सबको मिलके, चाहे मरियम नवाज शरीफ साहबा हो, चाहे कोई भी हो, किसी को अदलिया की बारे में झीक अमेज या अपनी राय या एडवाइस नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को देखो करने वाले कौन है, जो खुद इस अदलिया के जब फैसले के हक में हो तो उसका नारा बात समझ आ गई है। लेकिन आपने अगर उनके खिलाफ हो तो उसी अदलिया के खिलाफ चल पड़ते हैं। मेरी जो थी एक उलझन, उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इफ्तिखार साहब बात यह है कि अगर किसी जज के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसका तरीकाकार तो वही है जो कायदी फायदी साहब के केस में हुआ कि तमाम ब्रदर जजेस ने उसका साथ दिया, कुछ जजेस ने इख्तलाफ किया, मेजॉरिटी ने उसके साथ इंसाफ किया। तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले में ये जो केस है सिद्दीकी साहब का भी, इसमें भी उनको इंसाफ मिलेगा। जी आप क्या कहेंगे? देखिए पूरी दुनिया में जो आज मॉडर्न स्टेट है उसके 3 पिलर हैं। एक पिलर है जुडिशरी, एक पिलर है पार्लियामेंट और एक पिलर है गवर्नमेंट। अब जुडिशरी जो है उसको जुडिशरी के तौर पर ही बिहेव करना चाहिए। जुडिशरी के ऊपर अगर दबाव आते हैं या कोई प्रेशर आता है या उन्हें कोई इदारा इंसाफ से डेविएट करने की कोशिश करता है तो उसे चाहिए कि वो अपनी जुडिशरी की हदूद के अंदर रहते हुए खड़ा हो जाए और अपनी बात पर डट जाए, और अगर सेक्रीफाई करना पड़े तो सेक्रीफाई भी करे, लेकिन जुडिशरी को जुडिशरी ही रहना चाहिए। उसे अपनी वकला के पास पॉलिटिकल मदद के लिए नहीं आना चाहिए। उसे जहां पे खड़ा है वहां पे साबित कदमी से खड़ा होके ये साबित करना चाहिए कि वो एक कॉम्पिटेंट और बावकार और एक कमिटेड इस मुल्क के साथ, इस आइन के साथ कमिटेड जज है और उसके तौर पे बिहेव करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से शेख अजीज सिद्दीकी, शौकत सिद्दीकी साहब ने किया, उन्होंने जुडिशरी के हम भी राय देने लग गए ना। अभी आप कहते हैं मरियम राय नहीं दे सकती और अब हम खुद राय देने लगे। जुडिशरी से उठ के जो है वो इसको उसमें ले आए, एक पॉलिटिकल फील्ड में ले आए और एक पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पर तो गलत किया इदारों में। हम यही बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने की है तो गलत किया है। वो इदारों पर प्रेशर के लिए एक पॉलिटिकल मदद उन्होंने मांगी है। मेरा ख्याल है कि उन्हें मदद की बजाय खुद अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए था। लेकिन मरियम ने जो इस्तेमाल किया है वो एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया, वो इदारों के खिलाफ बजामत के तौर पर शौकत सिद्दीकी को आगे लाई है। भाई एक करेक्शन करनी है आपकी, 3 पिलर आपने गिनवा दी और अपना पिलर जो हम है आप पिलर नहीं है। 4th पिलर की फिलॉसफी मेरी है। नहीं सर, नहीं, ये फिलॉसफी मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। बल्कि मैं ख्वाहिश अब एक ही मौजू में 2 चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया है, बजट, और बजट के बारे में अब तक जो अदाद शुमार जारी किए जा रहे हैं वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे, और शायद कोरोना का। आज कोरोना के बारे में बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दावा किया कि 1 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा दी है। अब ये तजवीज़ें भी आ रही हैं कि अगर आपके पास मोबाइल है और चिप है आपके नाम पर, तो अगर आपने ना लगवाई वैक्सीन तो आपकी वो चिप कर दी जाएगी बंद, और आपको सारे दिन और सारी रात बातें जो करते रहते हैं दोस्तों से, अजीज़ों से, और अहम किस्म की बातें वो बंद हो जाएंगी। तो ये मामला है। और फिर इसके साथ बजट है अपना, उसमें बजट में पता नहीं क्या क्या है, कर्जे हैं, सूद का मामला है, वो भी मांडी वाला कुछ और कह रहा था। तो मैं आपसे शुरू करूँगा जावेद साहब, तो थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है आपको ये इक्तिसादियात में दिलचस्पी है, लंबी बात ना करना, बहुत कम है, पीछे से प्रोड्यूसर कहता है कि बस करो। छोटी सी मुख्तसर बात ही करूंगा। देखें, मार्च में पाकिस्तान और IMF ने जब निगोशिएशन स्टार्ट की तो 4 चीज़ों पे बात हो रही थी बजट के रिलेटेड ही। एक कि पाकिस्तान ने रेवेन्यू टोटल कलेक्ट कितना करना है, IMF कह रहा था 850 अरब, पाकिस्तान ने कहा 5800, वो एग्री हो गया। सेल टैक्स में जो पाकिस्तान ने एग्जाम्पशन दी हुई थी, पाकिस्तान ने डिसएग्री कर दिया कि हम वो एग्जाम्पशन देंगे। बिजली की प्राइस पाकिस्तान ने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे। और जो चौथी चीज़ थी, पाकिस्तान ने डेवलपमेंट फंड उनके साथ जो डिस्कशन में था वो कोई 800 अरब में था, पाकिस्तान ने उसको 1000 अरब कर दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है इस वक्त कि आपके पास वो रेवेन्यू आएगा कैसे? क्यों कि अभी तक PTI की हुकूमत ने, पाकिस्तान ने आज तक जितना टोटल कर्जा लिया है उसका 32% इन 3 सालों में ले लिया।
अब पॉइंट ये आ जाता है कि पाकिस्तान इस गैप को कैसे कवर करेगा, और वो गैप करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर आप इतना बड़ा हाई डेवलपमेंट बजट रख रहे हो तो IMF के अगेंस्ट जाके तो फिर आपको 6000 वाला टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर एज इट इज़ चलें, हम सेल टैक्स को भी ना छेड़ें, बिजली को भी ना बढ़ाएं, तो हम 5300 अरब के करीब कलेक्ट कर सकते हैं, जो फैक्चुअल पोजीशन है। बट वो एडिशनल कलेक्ट करने के लिए जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज बताना चाहता हूँ, वो आपको डायरेक्ट टैक्सेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 75% टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आ जाता है, जिसके लिए आपको FBR की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट टैक्सेशन किन पे करनी पड़ेगी? अमीर लोगों पे, कारपोरेट कंपनीज पे, बड़ी कंपनी कर सकते हैं आप। यही तो क्वेश्चन है। और उसका भी देखें कितना तजाद है। अगर इसको आपने दुरुस्त ना किया तो आगे आपके नहीं चीजें पूरी होनी। जिस तरह आज लोड शेडिंग का इशू आ गया, अगर लोड शेडिंग 6 महीने चल गई, ये 2 महीने हो गए या महीना भी हो गई, तो ये जवेद मैं आपको बताऊं, आपको पता है हमारे वजीर साहब ने क्या किया? उनका आज रात हम नहीं, वो 4 दिन लगेंगी, लेकिन आपको उस GDP को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर चीज को स्मूथ रखने पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान एक बिग ट्रैप में फंस जाएगा। कोरोना पे क्या कहोगे? कोरोना पे देखें, पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है जो दुनिया में है। पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा स्लो है। ये कोई सक्सेस नहीं है कि हमने 1 करोड़ लगा लिया है, हम नारे तकबीर लगाना शुरू कर दें, ये कुछ नहीं है। 2 सवाल मेरे आपसे। एक सवाल तो ये अंजम के कोरोना के बारे में, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें फवाद चौधरी और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद रहमान के ने कहा कि तकरीबन 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब कोई 1 करोड़ कह रहा है कि हम पहुँच जाएंगे, एक ये। और दूसरा ये बात जो कही जा रही है कि इसमें जो वैक्सीन के लिए पैसे आए थे 22 अरब रुपए की बात हो रही है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहा, बात नहीं करने दे रहा। ये मेरा दिखाइए, बताइए। बजट की जो इफ्तिखार साहब आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि ये सड़कें और पुल इसलिए बनाते हैं कि इन प्रोजेक्ट के अंदर रिश्वत है। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए बुनियादी तौर पर जो है पाकिस्तान को तालीम और सेहत पे तवज्जो देनी पड़ेगी। और मेरा आज भी बिलीव है कि इमरान खान इसको डाइवेट कर गए हैं, बल्कि बिलावल इस पे बात कर रहे हैं कि सेहत पे और एजुकेशन पे तरक्की दी जाए। जो आज अमेरिका या जापान में और पाकिस्तान में जो फ़र्क है वो सिर्फ यही है कि अमेरिका और जापान के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा एडवांस हैं, वो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं, तालीम के शोबे में ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और ऐसे कारखाने लगाते हैं टेक्नोलॉजी की, कारों के और कंप्यूटर के। और इसके एक मिनट मेरी बात पूरी, जो पैदावार करते हैं और डॉलर कमा के लाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए ये कि इस बजट पे ये एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो दें और कम से कम 10,000 बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए PhD करने के लिए बाहर भेजें और उनको स्कॉलरशिप दें अगर तरक्की करनी है पाकिस्तान ने। और इमरान खान ने अपने वादे पे कायम रहना है। और इमरान खान को चाहिए कि सड़कों की बात छोड़ दे, क्योंकि खुद कहता है ये करप्शन का रास्ता है। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं जो कुछ अंजम साहब ने कहा है मैं उसको एंडोर्स भी करता हूँ और आगे एक कदम आपको लेके चलता हूँ कि एलोकेशन को बढ़ाने की बात तो एक ख्वाब है ना, एक ख्वाहिश है हमारी, इनकी भी है कि बंदे इतने बाहर भेजने चाहिए। आपने सुना नहीं है कि कितनी कटौती हुई है एजुकेशन के मामले में? अभी एक प्रोग्राम हमने पूरा किया था, इसके ऊपर आपको याद नहीं रहा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स कि यूनिवर्सिटियों का हाल ये है कि बाहर जो थीसिस भेजे जाते हैं रिव्यू के लिए और असेसमेंट के लिए, वो उन्होंने वापस भेजने शुरू कर दिए, इसलिए कि आपने उनकी फंडिंग काट दी है और वो पैसे उनको अदा नहीं कर रहे, थीसिस वापस आ रहे हैं अनरिव्यूड। दूसरी तरफ आप देखिए हायर एजुकेशन कमीशन की कटौती आपने की है। आपका तो एंटी एजुकेशन एजेंडा लग रहा है मुझे। वो इमरान खान साहब जो तालीम की अहमियत पर हमें वाज देते थे, लेक्चर देते थे और हम मानते भी थे ये, उसके ऊपर अमल दरामद अगर आप देखें तो वो इतना पैथेटिक है कि आपको बजट के अंदर जो एलोकेशन है 3%, 3.3%, वो शर्मनाक है। पूरे इस खित्ते में सिर्फ आप सार्क के ममालिक को देख लें तो उनमें ये सबसे कम है। इवन छोटे से छोटा मुल्क भूटान जो है उससे भी कम है। तो ये एटीट्यूड है एक। दूसरी बात, वो जो अभी कह रहे थे कोरोना के हवाले से, देखिए 2-3 बातें इसमें बहुत अहम है। एक ये कि एक मिनिस्टर और एक हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वो कह रहे हैं हमने 70 लाख लगाई हैं और एक असद उमर साहब फरमा रहे हैं हमने 1 करोड़ लगा दी हैं। ये 30 लाख का गैप कोई छोटा गैप नहीं है। दूसरी बात यह है जो मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ है और मैं इस प्रोग्राम की वसातत से मुतालबा करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते सिर्फ भीख में दी गई वैक्सीन के ऊपर इन्हिसार करना छोड़ दें। दुनिया भर में हर मुल्क ने वैक्सीन, हुकूमतों ने खरीदी है,
हम अब तक जो है अब हम सुन रहे हैं कि $1 बिलियन मैंने सुना है कि अप्रूव्ड, लेकिन अब तक की सारी चैरिटी में आई हुई है। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। क्या मौजू है हमने रखा, टेम्परेचर, शिद्दत, गर्मी, बिजली का ना होना। और अजीब मसला है पाकिस्तान में, जब बिजली पहले नहीं थी पिछली हुकूमत में तो वो पैसे लगाए जा रहे थे, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इतनी महंगी बिजली ख़रीद ली है कि हमारे से तो हुकूमत ही नहीं चल रही। 3 साल से यही रोना है कि बिजली के मुआहदे बड़े गैर मुनासिब थे, लूट के खा गई पिछली हुकूमत। लेकिन भाई जितनी बिजली उन्होंने बनाने के पैसे खर्चे, वो बिजली है कहाँ, उसको आवाम तक पहुँचाने में दिक्कत क्या आ रही है? क्या इसकी ज़िम्मेदारी भी साबका हुक्मरानों पर डाल देंगे? और बिजली तो आपके पास है ना फालतू, जिस पे आप रो रहे हैं कि देखें जी ऐसे मुआहदे कर गए हैं, बिजली वो पैदा करें न करें हमें पैसे देने पड़ते हैं। भाई वो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो बिजली अगर पैदा कर रहे हैं तो बिजली मेरे घर क्यों नहीं आ रही, देहातों में क्यों नहीं जा रही? और चारों सूबों में, कराची के शहर को छोड़ के चारों सूबों में शोर मच रहा है। और सबसे ज़्यादा शोर खैबर पख्तूनख्वा में है, जहाँ पे वहाँ के मुकामी नुमाइंदों ने जाके जो सप्लाई करने वाली एजेंसीज़ हैं या सप्लाई करने वाले इदारे हैं, उन पे हमले भी किए हैं, उन पे अटैक भी किया। और ये नेचुरल बात है, जब आप गर्मी इतनी हो, बिजली आए ना, तो लोग जो बिल पे करते हैं वो तो गुस्से में आ जाते हैं। अब ये बड़ा अजीब मसला पाकिस्तान में एक पैदा हो गया। इस हुकूमत ने बतौर स्ट्रेटजी इस बात को तय कर लिया और अपने दोस्तों को समझा दिया है, जब कहीं कोई सवाल करे महंगाई क्यों है, पिछली हुकूमत, पानी क्यों नहीं आ रहा, पिछली हुकूमत, डीजल क्यों नहीं आ रहा, पिछली हुकूमत, ट्रेन का एक्सीडेंट क्यों हुआ, पिछली हुकूमत, बिजली क्यों नहीं आ रही, पिछली हुकूमत। ये गलत है। आप इक़्तिदार में हैं, यू आर इन पावर। नहीं वो समझते हैं, ठीक है। द डिपार्टमेंट्स आर विद यू। आपने देनी है बिजली। और अभी तो मुझे हमारे जैसे ने कहा कि आज रात वो 1100 का जो शॉर्टफॉल है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब वो कैसे होगा ये मैं बुखारी साहब से पूछूंगा। बुखारी साहब, रातों रात 1100 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा कैसे आ जाएगी सिस्टम में? जी वो तो बहुत आसान नुस्खा है, पहले आजमाया जा चुका है। 1.9 GDP जो है वो 3 हफ्ते में 4 पॉइंट होगी। आपको पता नहीं चला नुस्खा क्या है? वही तरीका ही है 1100 मेगावाट का। देखिए पहली बात तो ये कि जो गर्मी की सूरत हाल है इस वक्त पूरे मुल्क में, मुझे वो शेर याद आ रहा है कि वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। ये कैफियत है इस वक्त बाहर कि 44 लाहौर में और 48 की फील के साथ क्या बनेगा, 51 और बाकी लोगों के साथ क्या बनेगा। अब आ जाइए जरा हुकूमत की तरफ और जो लोड शेडिंग है इसकी वजूहात की खातिर। ये एक बात है, एक शोबा ऐसा है जिसमें जो दावा नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया था वही दावा PTI ने किया और रिपीट किया, एक दफ़ा नहीं कम से कम 1 दर्जन दफ़ा, कि हमारे पास बिजली जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, हम इसको एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं। एम आई राइट? यस, 100% आपकी। देन सडनली वेयर हैज़ दैट बिजली गॉन, वेयर हैज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी गॉन? एक बैड मैनेजमेंट। अच्छा, दूसरी बात, आप कहते थे हम 300 डैम छोटे बनाएंगे KPK में। मैंने नहीं कहा था, ये किसने कहा था आपको सबको पता है। 1 मेगावाट बिजली KPK में ऐड नहीं हुई है नेशनल ग्रिड के अंदर 3 साल में। छोटे डैम तो 20 साल में नहीं बनते ना, छोटे छोटे डैम तो फटाफट बन जाते हैं, ताकि अगर वहाँ से रिलीफ मिल जाता है KPK से तो वही बिजली बाकी के पाकिस्तान के इलाकों में चली जाती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजली की वजारत का भी आप हाल देख लें, कौन किससे शुरू हुई थी, किसके पास गई और अब किसके पास है। यार जो गर्मी है वो जो बुखारी साहब ने कहा है भाई हशर है। और इस्लामाबाद के नज़दीक जो है वो 25 बच्चे जो उनके नाक से खून आ गया हॉस्पिटल में और वो हॉस्पिटलाइज हो गए, बेहोश हो गए। आपने स्कूल खोल दिए हैं। अच्छा, और ये ऐसा मौसम है पाकिस्तान में कि इसमें छुट्टियां होती हैं। ये जून हॉटेस्ट है और आपको इस्लामाबाद के स्कूल का पता चल गया क्योंकि इस्लामाबाद से मीडिया काफ़ी है। बाकी जो स्कूलों में जहाँ बिजली नहीं है और सिंध में सोचें जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो और पंजाब में भी और सिंध में भी, इस स्कूलों तक की नहीं मैंने, हर एक मुतासर है यार घर में बैठना मुश्किल है, इतनी गर्मी थी। अच्छा, अब इसमें जो असल प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान ने ये कहा कि बिजली जो पैदावार ये पिछली गवर्नमेंट कर गई है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। ये इमरान खान ने सच कहा है, झूठ नहीं है। तो किधर की बिजली? हाँ, बिजली किधर की। अब इसमें जो शॉर्टफॉल आया है कि तरबेला में पानी कम है तो 3000 का शॉर्टफॉल आया है,
फिर भी बिजली इतनी होनी चाहिए। असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो ट्रांसमिशन है, जो ग्रिड, जो बिजली के कारखाने से या डैम से लेकर शहरों तक आती है, लाहौर तक आती है या कराची तक या फैसलाबाद तक आती है, वो ट्रांसमिशन लाइनें में प्रॉब्लम है, और जो आगे शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है। असल इशू ये है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में इनको चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट करें। इनको चाहिए, इस गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये भी खान साहब असल मसला पता क्या है, लेकिन ये तो सच है, बात ये है कि ये आखिरी बात, लेकिन ये तो सच है ना कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पिछली गवर्नमेंट में भी फेल थी, अब भी फेल है। फेल है, हम तो पिछली गवर्नमेंट तो फेल थी। जब से एक बात तय कर लें अंजना, पिछली गवर्नमेंट तो फेल थी, बेईमान लोगों का टोला था, वो चला गया। खान साहब 2-3 साल से अच्छे ईमानदार लोग, मेहनती लोग, डिलीवर करने वाले लोग हैं, इसलिए हम सवाल करते हैं, वरना हम कभी सवाल न करें। जी जावेद साहब, असल इशू सिर्फ एक है, बैड मैनेजमेंट, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान के बाद वाफर बिजली है, आपको पता था डैमों में इस दफ़ा पानी कम है, आपने ये परसीव नहीं किया, 3000 मेगावाट का शॉर्टफॉल आया, आपने टाइमली जिन आईपीपीज को झटका करा दिया, आईपीपीज के आपके जो पैनल पे बिजली के कारखाने हैं, आपने उनको टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया। जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं 1100 मेगावाट की, वो आईपीपीज के कारखानों से इनकी बातचीत हो गई है, वो आज आप 1100 मेगावाट उसी आईपीपी को जिसको बुरा कहते रहते हैं, जिसको ये बुरा कहते हैं, आ जाएगा। और जो बैलेंस है, ये भी आज मैं बता दूं, ये बैलेंस अगले 1 हफ्ते में पूरा होगा, अभी नहीं पूरा होगा। और मेरी बड़े सीनियर आदमी से बात हुई है इस्लामाबाद में। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, आप मुंतखब हैं, लोगों ने आपको वोट दिए, आप काम करें, हुकूमत बन के दिखाएँ। जाने वाले चले जाते हैं, माजी सारी उम्र नहीं चलता, माजी के बगैर मुस्तकबिल कोई नहीं होता, मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप माजी में ही रहें, माजी में ही रोते रहें, माजी कोई बुरा कहें और ख़ुद कहें जी हमसे काम इसलिए होता कि माजी में लोगों ने काम नहीं किया। मुझे और मेरे टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।